हेट स्पीच यानी कि नफरती भाषण के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को रामपुर की एक अदालत ने 3 साल की सजा सुना दी है और 2000 रुपए का जुर्माना। उनका गुनाह यह था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और एक आईएएस ऑफिसर के बारे में नफरती भाषण दिया था। यह वो मंच था और यह वो वीडियो था जिसके अंदर वो ये बयान दे रहे थे। वो क्या कह रहे थे, मुद्दा वो नहीं है। आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आपके सामने यह है संगीत सोम। इन्होंने भी दादरी जाकर, जब अखलाक को मौत के घाट उतार दिया गया था, धारा 144 का उल्लंघन किया था और नफरती भाषण के मुद्दे पर उन पर सिर्फ 800 रुपए का जुर्माना लगाया गया। आपके स्क्रीन पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ 2017 में जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो अपने खिलाफ 20,000 केसेस को हटवा दिए इन्होंने। इनमें कई भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। यही नहीं, अदालत में उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी राहुल भटनागर ने कहा था कि 2007 में जो गोरखपुर में दंगे हुए थे और उस दौरान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जो नफरती भाषण दिया था, उस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर कार्रवाई नहीं की जा सकती, लिहाजा हम ये केस वापस ले रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपने नेताओं के खिलाफ जो केसेस थे जिसके चलते दंगे हुए, क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते कि मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे 2013 में, उसमें संगीत सोम का एक अहम किरदार था। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर आरोप था 2007 में गोरखपुर में जो सांप्रदायिक तनाव हुआ था उसमें किरदार निभाना, उस वक्त एक नफरती भाषण। मगर यहां पर केसेस वापस ले लिए गए। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, आजम खान की राजनीति के मैं हमेशा खिलाफ रहा हूं दोस्तों। आपको याद होगा कि जया प्रदा के बारे में इन्होंने निहायत ही वाहियात और अनर्गल बयान दिया था और उसकी मैंने कड़े शब्दों में आलोचना की थी। मगर मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं कि आजम खान पर तो माननीय अदालत ने त्वरित फैसला सुना दिया। मैं आपसे कुछ लोगों का परिचय करवाना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर देश के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। आप जानते हैं अनुराग ठाकुर ने क्या भाषण दिया था? मंच पर खड़े होकर दिल्ली के चुनावों के दौरान इस आदमी ने नारे लगवाए थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो। और उसके बाद क्या होता है? ये दो युवा शाहीन बाग और जामिया पहुंच जाते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं। अगर नफरती भाषण की कोई परिभाषा तय की जाए ना, तो अनुराग ठाकुर का जो बयान था वो नफरती भाषण पर एकदम फिट बैठता है। क्योंकि मुद्दा यह नहीं था कि उन दो युवाओं ने आकर शाहीन बाग और जामिया में गोलीबारी की, नहीं। उसके बाद दिल्ली में दंगे भी हुए जिसमें 70 लोगों की जानें गईं। और इन्हें किस तरह से सम्मानित किया? कुछ दिनों बाद इन्हें सूचना और प्रसारण मंत्री बना दिया गया। क्रिकेट में एक अहम किरदार पहले से ही निभा रहे थे ये। और मैं अनुराग ठाकुर से एक और बात कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर देश के साथ गद्दारी करने वालों के लिए भी गोली मारने का प्रावधान नहीं है। जी हां, आपके स्क्रीन पर एक आतंकवादी, इसकी हरकत को कैमरे ने कैद किया था, इसकी आतंकवादी गतिविधि को, मगर इसके खिलाफ भी पूरी कानूनी कार्रवाई चली, अदालत में पूरी प्रक्रिया चली और फिर इसे फांसी पर चढ़ाया गया। इस देश के अंदर भी जो नागरिक हैं जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, उनके खिलाफ अदालत में पूरी प्रक्रिया चलती है और फिर उन्हें सजा दी जाती है, सजाए मौत दी जाती है। अफजल गुरु इसकी एक मिसाल है। मगर सबसे बड़ी बात, आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की निगाह से देश का गद्दार कौन है? भारतीय जनता पार्टी की निगाह में हर वो पत्रकार गद्दार है, देश का गद्दार है जो बीजेपी से सवाल करता है। तो इसलिए जब अनुराग ठाकुर कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, तो यह जो बयान है कई मायनों में प्रॉब्लमैटिक है। आप हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, आप अराजकता को बढ़ावा दे रहे हैं और आप देश के एक वर्ग के खिलाफ एक भीड़ खड़ी कर रहे हैं, हिंसा को लेकर उकसा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अनुराग ठाकुर का भाषण एक हेट स्पीच था और उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जानी थी, मगर नहीं हुई। और इसकी ढेरों मिसालें हैं। अब आपकी स्क्रीन पर प्रवेश साहिब सिंह,
हाल ही में इन्होंने मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार को लेकर एक निहायत ही विवादास्पद बयान दिया था। अगर हेट स्पीच कुछ हो सकती है ना, तो यह उसकी परिभाषा है। और बात यहां नहीं रुकती। उसी दौरान प्रवेश साहिब सिंह ने कहा था कि शाहीन बाग के लोग आपके घरों में घुसकर आपके परिवार की महिलाओं के साथ दुष्कर्म करेंगे। शाहीन बाग के अंदर हजारों लोग रहते हैं। इस आदमी ने एक पूरे समुदाय को बलात्कारी बता दिया था। क्या यह नफरती भाषण नहीं था? और यह आदमी थम नहीं रहा है, एक के बाद एक इस तरह के इसके भाषण सामने आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन नफरती भाजपाइयों पर एक्शन कब होगा? बताइए। आपके स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए। दिल्ली दंगों के ठीक पहले जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत में थे, यह आदमी पुलिस की मौजूदगी में कहता है, कपिल मिश्रा यह कहता है कि आज तो हम जा रहे हैं, कल पुलिस भी हमें नहीं रोक पाई थी। और यह सब बयान पुलिस की मौजूदगी में कह रहा था। इस पर कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसके इस भाषण के बाद बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप्स तैयार हो गए दोनों पक्षों की तरफ से, हिंदुओं और मुसलमानों। और फिर जहरीली जानकारी का आदान प्रदान शुरू हुआ व्हाट्सएप ग्रुप्स में। क्या दिल्ली पुलिस ने इन तीनों नेताओं में से किसी को भी पूछताछ के लिए बुलाया, चार्जशीट में शामिल किया? शर्जील इमाम अब भी जेल में बंद है। उमर खालिद आतंकवाद की धाराओं में अब भी जेल में बंद है। दिल्ली दंगे करवाने का उन पर आरोप है, मगर यहां तीन नेता जिनकी भूमिका साफ तौर पर दिखाई दे रही है, इन पर कोई एक्शन नहीं। क्यों? मैं जानना चाहता हूं। मुझे आप बतलाइए ना। अगर कपिल मिश्रा खड़े होकर कहता है कि आज तो मैं जा रहा हूं, कल आप भी मुझे नहीं रोक पाओगे, और उसके बाद दिल्ली में दंगे शुरू हो जाते हैं, क्या कपिल मिश्रा से पूछताछ भी नहीं होनी चाहिए? और माननीय अदालत क्या कर रही है? क्या वो इस मुद्दे का स्वतः संज्ञान नहीं ले सकते और इस पर अपना कोई आदेश पारित नहीं कर सकते? देश के गद्दारों को गोली मारो, उसके बाद 2 युवा सड़क पर उतर जाते हैं। भाई, क्या आपको कोई लिंक नहीं दिखाई दे रहा? यहां पर एक भाषण दिया जाता है और उस नफरती भाषण का परिणाम, और चलिए उन 3 नेताओं को भूल जाइए। देश के गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के चुनावों के दौरान कहते हैं कि बाबरपुर में बटन दबाइए, करंट लगेगा शाहीन बाग में। करंट लगेगा शाहीन बाग में? शाहीन बाग में हजारों लोग रहते हैं, अपने परिवारों के साथ रहते हैं, अपने बुजुर्ग मां बाप के साथ रहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हैं। आप हजारों की भीड़ को करंट लगाने की बात कर रहे हैं। चलिए, मैं जानता हूं इस पर कई लोग यह तर्क दे सकते हैं कि अमित शाह ने जो करंट लगाने की बात कही वो सांकेतिक हो सकती है। चाहे सिंबॉलिकल करंट मारने की बात हो, सांकेतिक करंट मारने की बात हो, या फिर इस तरह का नफरती भाषण, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या यह हेट स्पीच नहीं है? क्या इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं आपको बाकायदा लिंक्स बता रहा हूं। इन 4 भाषणों के बाद दिल्ली में दंगे हुए थे, यह तथ्य है। मगर सजा कौन काट रहा है? उमर खालिद, शर्जील इमाम। और उमर खालिद के बारे में तो कहा जा रहा है कि उसका जो भाषण था उसमें वो संविधान की भी दुहाई दे रहे थे। दिल्ली पुलिस ने जब शुरुआती केस बनाया था, वो शुरुआती केस बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र का जो मुखिया अमित मालवीय, उसके ट्विटर टाइमलाइन पर उमर खालिद का आंशिक भाषण था, भाषण का एक छोटा सा हिस्सा था। उसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने केस बनाया। अमित मालवीय जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, ऐसे तो दिल्ली पुलिस काम करती है। आपके स्क्रीन पर सिद्दीक कप्पन, केरल के पत्रकार, ये हाथरस पहुंचे भी नहीं थे, मगर इन पर आतंकवाद की धाराएं लगा दी गई। हाल ही में अदालत ने इन्हें रिहा करने के आदेश दिए, मगर फिर प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इन्हें फंसा दिया। वो अब भी जेल में है। यानी कि सिद्दीक कप्पन ने तो गुनाह भी नहीं किया था, मगर ये फिर भी जेल में है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, जो आपको तमाम मैं मिसाल दे रहा हूं, क्या ये इंसाफ है? और सबसे बड़ी बात, मैं अदालतों से अपील करना चाहता हूं कि अदालतें इस पर क्या कर रही हैं।
क्योंकि आजम खान ने जो बयान दिया, मैं स्पष्ट कर दूं, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं उनकी राजनीति से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आजम खान ने 3 लोगों के बारे में भाषण दिया जो उन्हें नहीं देना चाहिए था, क्योंकि अदालत उसे हेट स्पीच बता रही है। मगर मैं जो आपसे कहने का प्रयास कर रहा हूं वो ये बात कि उन्होंने 3 व्यक्ति विशेष के बारे में भाषण दिया। कपिल मिश्रा हो, प्रवेश साहिब सिंह हो, अनुराग ठाकुर हो, ये तमाम लोग, यानी कि हमारे गृह मंत्री भी, ये लोग एक समुदाय के बारे में भाषण दे रहे थे। इनके भाषणों में निशाना समुदाय विशेष पर था। संगीत सोम, जी हां, संगीत सोम पर सिर्फ 800 रुपए का जुर्माना। और आप सब जानते हैं कि संगीत सोम का क्या किरदार था 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में। इन नेताओं के भाषणों, इनकी हरकतों से दंगे हुए, लोगों की जानें गईं। फर्क देखिए, आजम खान और संगीत सोम के फर्क को समझिए। मैं फिर दोहरा दूं, आजम खान की राजनीति के मैं हमेशा खिलाफ रहा हूं, क्योंकि आजम खान साहब जो हैं वो बहुत ही सौम्य अंदाज में बात तो करते हैं, मगर बहुत कड़वी बात भी करते हैं। मसलन उन्होंने जो बात जयप्रदा के बारे में कही थी वो निहायत ही विवादास्पद बयान था, वो एक अलग मुद्दा है। मगर आज जब हम हेट स्पीच की बात कर रहे हैं तो हेट स्पीच पर सुविधावादी बात नहीं हो सकती, क्योंकि हम बार बार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नफरती भाषणों से समाज का ताना बाना बिगड़ रहा है। देश की गंगा जमुनी तहजीब जो पहले ही तहस नहस हो चुकी है वो बर्बाद हो रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस मुद्दे पर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए? क्या हेट स्पीच शर्तों के साथ लागू होता है? वो आपने अक्सर देखा होगा ना, टूथपेस्ट में नीचे लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो जो हेट स्पीच होता है उसमें भी क्या टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होता है, यानी कि शर्तों के साथ हेट स्पीच लागू। यानी कि फलाना व्यक्ति अगर फलाना पॉलिटिकल पार्टी से है या एक खास धर्म से है, अगर वो भाषण दे तो हेट स्पीच हो गया। मगर भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार ताबड़तोड़ बयान दे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यति नरसिंहानंद सरस्वती हो या वो तमाम नफरती भगवाधारी जो लोग थे, उन्होंने जो भाषण दिए उन पर क्या एक्शन हुआ? ये सवाल है, इनसे बचिएगा नहीं, और इन सवालों से बचना भी नहीं चाहिए, ना अदालतों को ना मीडिया को। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।